नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096696083864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड स्पेशल सीरीज़ का ये 4th वीडियो है। आज इससे पहले 3 वीडियोस में ऑलरेडी हम लोगों ने यूके स्टैटिक जीके को डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स उत्तराखंड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड की हम बात करें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में काफ़ी पुराना टाइम होता है ये। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं एक्सकवेशन के जो मटेरियल्स होते हैं, जो उत्खनन सामग्री है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड की देवभूमि से किस जगह से कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है और वो किस काल से बिलोंग करती है, इस पे क्वेश्चंस बनने की काफ़ी चांसेस हैं। पहले भी बने हैं, आगे भी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्री हिस्टोरिक पीरियड में जैसा कि मैंने बोला कि कई हजारों साल पहले की बात होती है। तो उतने टाइम पर ना कल्चरल डेवलपमेंट हुआ होता है, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ होता है, ना ही एग्रीकल्चर हो रहा होता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो होती है हंटिंग एंड गैदरिंग। और हंटिंग के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, तो जब उत्खनन किया जाता है तो वही वहाँ से बरामद किए जाते हैं, जो आप कह सकते हैं प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं। तो उन्हीं टूल्स को हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो टूल्स है वो उत्तराखंड में किन किन जगहों से निकाले गए हैं। और यही कहीं ना कहीं एविडेंसेस होते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के उत्तराखंड में मौजूद होने के। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर बात की जाए, पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो आदिकाल से ही, या हम कह सकते हैं प्राचीन काल से ही ह्यूमन एक्टिविटीज से एसोसिएटेड रहा है। आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे ये पुराना काल है उसे पाषाण काल कहा जाता है, स्टोन एज। तो मैं क्रक्स बताऊंगा आपको, क्रक्स आप सुनते जाओ और उसके बाद आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ भी सकते हैं और वीडियो को रिपीट करके देख भी सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है क्रक्स जानना। क्रक्स मैं आपको बताते चलूँगा, वो आप ध्यान से सुनते चलिए। तो आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ओल्डेस्ट फेज की बात की जाए ह्यूमन हिस्ट्री के, तो वो आपका स्टोन एज होता है, जिसे हम लोग हिंदी में पाषाण काल के नाम से जानते हैं। डॉक्टर मदन मोहन जोशी ये एक इतिहासकार थे। इन्होंने स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है आपका लोअर पेलियोलिथिक एज, फिर आपका आता है मिडिल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज। तो उत्तराखंड में किन किन जगहों पर टूल्स बरामद किए गए हैं जो कि बिलोंग करते हैं लोअर पेलियोलिथिक एज से, मिडिल पेलियोलिथिक एज से या अपर पेलियोलिथिक एज से, यही हमारा यहाँ का कॉन्टेक्स्ट है इसको पढ़ने का, और यहीं से क्वेश्चंस बनने की सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले लोअर पेलियोलिथिक एज की बात की जाए तो लोअर पेलियोलिथिक एज के जो टूल्स हैं वो उत्तराखंड में बरामद किए गए हैं किन किन जगहों से। तो हम कह सकते हैं कि कालसी के निकट यमुना गंगा का जो बैंक है वहाँ से बरामद किए गए हैं। श्रीनगर के निकट अलकनंदा के बैंक से निकाले गए हैं। वेस्टर्न रामगंगा वैली, अल्मोड़ा, खुतानी नाला, नैनीताल, इन सभी जगहों से लोअर पेलियोलिथिक एज के जो टूल्स हैं वो आप कह सकते हैं एक्सकवेशन या उत्खनन में खोजे गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर गढ़वाल की हम बात करें तो श्रीनगर के निकट, गढ़वाल में श्रीनगर के निकट मिडिल पेलियोलिथिक एज के टूल्स भी एक्सकवेशन में निकाले गए हैं, मतलब डिस्कवर किए गए हैं। और ये क्लेम कौन करते हैं? डॉक्टर केपी नौटियाल। तो डॉक्टर केपी नौटियाल के अनुसार गढ़वाल में श्रीनगर के निकट मिडिल पेलियोलिथिक एज के टूल्स डिस्कवर किए गए हैं एक्सकवेशन में। अगर अपर पेलियोलिथिक एज की बात करें, हम लोगों ने 3 एज देखे थे। स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया, लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज। लोअर और मिडिल की बात ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों ने कर ली है। अब हम बात करते हैं अपर पेलियोलिथिक एज की। तो अपर पेलियोलिथिक एज के जो टूल्स हैं उनका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है उत्तराखंड की देवभूमि से, लेकिन
बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि उत्तराखंड के अलावा हिमालय के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ से आपके अपर पैलियोलिथिक एज के टूल्स भी बरामद किए गए हैं। तो अभी तक उत्तराखंड से अपर पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स हैं उनका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई एक्सकैवेशन उत्खनन स्थल में कोई भी ऐसे टूल्स प्राप्त नहीं किए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर मौजूद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हिमालय के जो अन्य पार्ट हैं वहाँ से अपर पैलियोलिथिक एज के टूल्स बरामद किए गए हैं। अब डॉक्टर मदन मोहन जोशी, जिनकी बात हम लोगों ने पहले भी की थी, एक हिस्टोरियन है ये। इन्होंने उत्तराखंड को एसोसिएट किया है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती रही हैं उत्तराखंड में। तो अब ये चीज़ों, इनका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड में कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर कुछ रॉक शेल्टर्स खोजे गए हैं। रॉक शेल्टर्स केव्स होते हैं, जैसे आपका लखू उडियार हो गया, ये एक केव का प्रकार है। आप कह सकते हैं पेंटेड जो रॉक शेल्टर केव्स हैं उन्हें लखू उडियार कहा जाता है। अब उत्तराखंड में जो केव्स हैं वो बेसिकली दो जगह पे बहुतायत में मिले हैं, जैसे कि अल्मोड़ा और चामोली। अल्मोड़ा और चामोली में रॉक शेल्टर केव्स मौजूद हैं और ये क्लेम करते हैं डॉक्टर मदन मोहन जोशी। इनके अलावा डॉक्टर यशवंत सिंह कतोच, ये भी एक फेमस हिस्टोरियन है। 1968 में इन्होंने एक रॉक शेल्टर केव की पुष्टि की है, लखू उडियार जिसे कहा गया है, जो कि आप कह सकते हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में सुयाल रिवर के बैंक पर मौजूद है। एंड इट वाज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर पेंटिंग इन उत्तराखंड। प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर पेंटिंग्स की उत्तराखंड में पहली डिस्कवरी थी, जिसको हम लोग पेंटेड रॉक शेल्टर ऑफ लखू उडियार कह रहे हैं। लखू उडियार नथिंग बट अ केव्स। 1968 में ये दावा किया गया है डॉक्टर यशवंत सिंह कतोच के द्वारा, जो कि एक फेमस हिस्टोरियन है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसी लखू उडियार की तरह हम कह सकते हैं फड़का नौली डिस्कवर किया गया 1985 में, और पिथशाल 1989 में डॉक्टर यशोधर मतपाल के द्वारा। डिस्कवर कभी भी किया गया हो, डॉक्टर यशोधर मतपाल के द्वारा क्लेम किया गया कि 1985 में फड़का नौली ये रॉक शेल्टर केव है, और पिथशाल 1989 में डिस्कवर किया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 रॉक शेल्टर केव अभी तक डिस्कस कर लिए। एक आपका लखू उडियार, फड़का नौली में डिस्कवरी हुई और पिथशाल में डिस्कवरी हुई, ठीक है। और लखू उडियार कहाँ पर है? तो आपका जो लखू उडियार आपका रिवर के किनारे मौजूद है, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्मोड़ा में सुयाल नदी के किनारे, अल्मोड़ा में सुयाल रिवर के किनारे लखू उडियार केव मौजूद है, जो कि पेंटेड रॉक शेल्टर केव है। एंड इट इज़ द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ, इट वाज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर पेंटिंग्स इन उत्तराखंड। इन केव्स के अलावा 1956 में कुछ बरियल्स की भी डिस्कवरी हुई। बरियल्स का मतलब होता है जहाँ पर शवों को दफना दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट है गढ़वाल हिमालयाज में, गढ़वाल हिमालयाज बेल्ट में मलारी विलेज के निकट आप कह सकते हैं डिस्कवरी हुई बरियल्स की 1956 में। और इसको दुनिया के सामने उजागर करने का क्रेडिट जाता है डॉक्टर शिव प्रसाद दावराल को। 1983 और 2001 में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 सर्वे किए गए, और दोनों सर्वे में कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आई। जैसे कि अगर पहले सर्वे की हम बात करें तो डॉक्टर BM खांडूरी के अनुसार जो पहला सर्वे था उसमें एक एनिमल का स्केलेटन मिला था। स्केलेटन मतलब अस्थि पंजर होता है, ठीक है। और इस एनिमल स्केलेटन के साथ ही कुछ आयरन टूल्स भी मिले थे, लोहे के कुछ औजार मिले थे जिनको हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। और ये जो एनिमल स्केलेटन मिला इसको बाद में आइडेंटिफाई किया गया हिमालयन तौरुस से। तो हिमालयन तौरुस एक जानवर है, इससे आइडेंटिफाई किया गया उस एनिमल स्केलेटन को। इसी तरह जो सेकेंड सर्वे और 2001 में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के द्वारा उस सेकेंड सर्वे में की डिस्कवरी में बताया गया कि यहाँ पर एक ह्यूमन स्केलेटन मिला है विद गोल्डन मास्क ओवर द बॉडी। सुनहरे कलर के मास्क पूरी बॉडी पर लगे हुए थे और ह्यूमन स्केलेटन यहाँ पर बरामद किया गया है। इसके साथ ही कुछ ब्रॉन्ज बोल, एक ब्रॉन्ज बोल, ब्रॉन्ज का कटोरा और 10 क्ले पॉट्स भी यहाँ पर बरामद किए गए, 10 मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो एक जो 2001 वाला सर्वे था उसकी फाइंडिंग्स क्या क्या थी कि एक ह्यूमन स्केलेटन, एक ब्रॉन्ज का कटोरा और 10 मिट्टी के बर्तन, ये फाइंडिंग्स थी सेकेंड सर्वे में। उसके बाद जो मलारी साइट की हम लोगों ने बात की, मलारी में जो हम लोग को फाइंडिंग्स मिली हैं उसमें ब्लैक एंड ग्रे पेंटेड पॉटरी भी हमें प्राप्त हुई है। तो एक इम्पॉर्टेंट
पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जो मलारी में हमें फाइंडिंग्स मिली हैं, अभी हम लोगों ने मलारी विलेज की बात की थी, तो मलारी विलेज में ब्लैक एंड ग्रे पेंटेड पॉटरी भी हमें मिली है, BNGP पॉटरी। लखू उडियार केव्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सुयाल नदी के किनारे मौजूद है अल्मोड़ा में। तो लखू उडियार केव से हमें ह्यूमन और एनिमल्स के पिक्चर्स इनग्रेव्ड किए हुए मिले हैं, मतलब जो गुफा की दीवारें हैं उन पर ह्यूमन और एनिमल्स के पिक्चर्स बने हुए थे। इसकी डिस्कवरी हुई 1968 में। ह्यूमन स्कल्पचर्स जो वहाँ पर मिले हैं वो अकेले भी मिले हैं, मतलब एक व्यक्ति का स्कल्पचर भी है इंडिविजुअल का, और ग्रुप्स में भी वो स्कल्पचर्स हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे जानवर और पक्षियों को भी वहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। लखू उडियार की तरह अगर एक और केव की हम बात करें जो कि डुंगरी विलेज के निकट है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर अलकनंदा इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो यहाँ पर जो केव मिला है उसे गुवाराख्या उडियार नाम दिया गया है। और गुवाराख्या उडियार से कलरफुल पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन शीप्स, रेंडियर फॉक्स एक्सेट्रा हैव बीन फाउंडेड, मतलब ह्यूमन शीप, रेंडियर फॉक्स, इन सभी के कलरफुल रंगीन चित्र वहाँ से प्राप्त होते हैं। किस केव से? गौरुख्या उडियार से। मतलब अगर हम गुवाराख्या उडियार को लखू उडियार से कंपेयर करें तो गुवाराख्या उडियार में ज़्यादा विविध प्रकार की आपको पेंटिंग्स दिखाई देंगी इन कंपैरिजन टू द लखू केव्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। उसके अलावा फ्रेंड्स किमनी विलेज आपका थराली के निकट मौजूद है, चामोली डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ से एनिमल्स और वेपन्स की पेंटिंग हमें इस रॉक शेल्टर केव से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और जो वेपन्स हैं वो आपके लाइट वाइट कलर में पेंटेड हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फ्रेंड्स गढ़वाल यूनिवर्सिटी के ही जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने मलारी विलेज में, चामोली डिस्ट्रिक्ट में एक और ह्यूमन स्केलेटन आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया है, जिसको हज़ारों साल पुराना बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ एनिमल्स के पार्ट्स और गोट फैकेट 5.2 kg का भी बरामद किया गया है, और ये डिस्कवरी हुई है आपकी 2002 में, ठीक है। अगर स्कॉलर्स की माने तो ये जो स्केलेटन है या फिर जो पॉटरी वहाँ से बरामद की गई है वो 2000 BC से 6th सेंचुरी BC के बीच के टाइम पीरियड की है। इसके अलावा जो बर्तन मिले हैं, टेंसिल्स मिले हैं, दे आर सिमिलर टू द क्राफ्ट्स ऑफ द स्वाट वैली ऑफ पाकिस्तान। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। पॉइंटर्स का मैं क्रक्स आपको बताता जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में किसी भी वे में ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स अल्मोड़ा में लुइथैप से जो रॉक पेंटिंग्स हमें मिली हैं वहाँ पे ह्यूमंस को हंटिंग और डांसिंग करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो जो लुइथैप है अल्मोड़ा का, वहाँ से जो रॉक पेंटिंग्स हमें प्राप्त हुई हैं वहाँ पर ह्यूमंस को, मतलब पेंटिंग्स में ह्यूमंस को हंटिंग, शिकार और नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। इसके अलावा रॉक पेंटिंग्स आपकी बरामद हुई हैं हुडली और उत्तरकाशी से, जिसमें नीले कलर का इस्तेमाल किया गया है, ब्लू कलर्स की रॉक पेंटिंग हमें यहाँ पर मिली हैं। ठीक इसी तरह अगर कफराकोट की बात करें, कफराकोट आपका पित्साल और पूनाकोट के बीच में लोकेटेड है अल्मोड़ा में, तो कफराकोट से हमें जो एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स प्राप्त हुए हैं वो ब्राउन कलर के प्राप्त हुए हैं। तो ब्लू कलर की जो पेंटिंग्स हैं वो आपकी हुडली उत्तरकाशी से मिली हैं, और ब्राउन कलर के जो एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स हैं वो हमें कफराकोट से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो कि अल्मोड़ा में मौजूद है। कुछ अन्य फाइंडिंग्स भी हैं, आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि ह्यूमन फिगराइन विद योगा एंड डांसिंग पोस्चर हैव बीन फाउंड फ्रॉम द फॉल सीमा अल्मोड़ा। फॉल सीमा अल्मोड़ा से मानव फिगराइंस मिले हैं, ह्यूमन फिगराइंस मिले हैं योगा और डांसिंग पोस्चर में। स्टोन एज बरियल्स का मार्क प्राप्त किए गए हैं रामगंगा वैली से। 8 कॉपर स्कल्पचर्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम बैंकोट एरिया इन पिथौरागढ़। इसके अलावा एविडेंस ऑफ पेंटेड ग्रे पॉटरी हैज़ बीन फाउंड इन मैनी साइट्स इन गढ़वाल रीजन। गढ़वाल रीजन से बहुत सारी साइट से हमें पेंटेड ग्रे पॉटरी के भी एविडेंसेज या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये बात हुई हमारी फ्रेंड से प्री हिस्टोरिक पीरियड की। अब हम बात करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की विद रिस्पेक्ट टू उत्तराखंड स्टेट। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का फ्रेंड से जो स्टार्टिंग है वो 4th सेंचुरी, जो हिस्टोरिक पीरियड में 4th सेंचुरी है वहाँ से माना जाता है। और इस टाइम तक जो लोग थे दे आर फैमिलियर विद आयरन, कॉपर, मेटल, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, रूरल अर्बन सिविलाइजेशन। और इस चीज़ का एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? बहादराबाद से आपको कॉपर होड्स प्राप्त होते हैं एविडेंस के रूप में। और जो मेगालिथिक क्रिमेशन है, क्रिमेशन रिमेन्स हैं, वहाँ से बहुत सारे मटेरियल मलारी और रामगंगा वैली से प्राप्त किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं,
ठीक है, तो ये प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड के बारे में था कुछ। इसके अलावा फ्रेंड्स उत्तराखंड का जो मेंशन है, सबसे पहला मेंशन, उत्तराखंड का जो सबसे पहला मेंशन है वो आपको ऋग्वेदा से प्राप्त होता है। ऋग्वेदा में इसे देवभूमि के नाम से संबोधित किया गया है। देवभूमि या फिर लैंड फुल ऑफ सागाज, मतलब ऋषि मुनियों से भरी हुई जो भूमि है। अपार्ट फ्रॉम द वेदास, उत्तराखंड हैज़ ऑल्सो मेंशनड इन द उपनिषद। उत्तराखंड का मेंशन उपनिषद से मिलता है हमें। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, पुराण, रामायण, महाभारत, इन सभी में जो उत्तराखंड है उसको अलग अलग नाम से मेंशन किया गया है। जैसे कुछ नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, पूर्णा भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र क्षेत्र, ये सारे ही उत्तराखंड के नाम हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर ऐतरेय ब्राह्मण को देखें तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो उत्तर कुरु वर्ड है ये उत्तराखंड के लिए उपयुक्त है। और उत्तर कुरु वो रीजन है जहाँ पर उत्तर कुरुज निवास करते हैं। ठीक है, स्कंद पुराण में 5 हिमालयन ब्लॉक्स को मेंशन किया गया है। इन 5 के नाम है नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जलांधर एंड कश्मीर। इसमें इन 5 में 2 खंड ऐसे हैं जो उत्तराखंड से एसोसिएटेड हैं। जैसे कि हम मानसखंड की बात करें और केदारखंड की अगर बात करें तो मानस और केदारखंड जो है वो हमारे प्रेजेंट स्टेट उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। जैसे अगर पुराणों की हम बात करें तो जो माया क्षेत्र है आपका हरिद्वार, वहाँ से लेकर के हिमालय तक का जो बेल्ट है वो एरिया आपका केदारखंड कहलाता है। केदारखंड को आज के टाइम पर अगर हम आइडेंटिफाई करें तो आपका गढ़वाल रीजन है। इसके अलावा नंदा देवी माउंटेन से लेकर के जो कालागिरी तक का एरिया है उसे हम मानसखंड कहते हैं। मानसखंड को अगर आज के डेट में हम कंपेयर करें तो वो आपका कुमायूं रीजन बनाता है। हम कह सकते हैं कि जो नंदा देवी माउंटेन है वो मानसखंड और केदारखंड के बीच में एक डिवाइडर का काम करता है। मतलब मानसखंड और केदारखंड या फिर इन प्रेजेंट डे गढ़वाल रीजन और जो कुमायूं रीजन है उसको डिवाइड करने का काम करता है नंदा देवी माउंटेन। पुराणों में ये कंबाइंड एरिया जो है मानसखंड और केदारखंड का, इसको उत्तराखंड के नाम से एड्रेस किया जाता है। उत्तराखंड, ब्रह्मपुर या फिर खास देश। इसी प्रकार बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो पाली टेक्स्ट मौजूद हैं वहाँ पर जो उत्तराखंड रीजन है हमारा आज का, उसे हीमवंत नाम से दर्शाया जाता है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, वहाँ पर उत्तराखंड को हीमवंत नाम से दर्शाया जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं अलग अलग गढ़वाल रीजन की और कुमायूं रीजन की। सबसे पहले हम गढ़वाल रीजन की बात करेंगे। जो गढ़वाल वर्ड है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द परमार डायनेस्टी। 4th सेंचुरी BC के एक राजा थे अजयपाल, जो कि एक प्रोमिनेंट किंग थे, प्रोमिनेंट राजा थे परमार डायनेस्टी के। उन्होंने 52 छोटे छोटे सेक्शंस को एक साथ इंटीग्रेट करके आज का हमारे गढ़वाल रीजन का निर्माण किया है और इसीलिए इनके पूरे किंगडम को गढ़वाला कहा जाता था। इन्होंने खुद को लॉर्ड ऑफ दैट किंगडम या गढ़वाला की उपाधि दी थी। सो हिज किंगडम वॉज कॉल्ड गढ़वाला और इसी से जो रीजन है उसे हम आज गढ़वाल नाम से जानते हैं। वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो ये जो गढ़वाल रीजन है ये आपका हेमवत नाम से या उत्तर कुरु नाम से प्रसिद्ध था महाभारत में। केदारखंड नाम से पुराण में, मतलब अगर वैदिक पीरियड में बात करें तो ये आपका हेमवत के नाम से जाना जाता था। उत्तर कुरु के नाम से महाभारत में जाना जाता था और केदारखंड के नाम से इसे पुराणों में मेंशन किया गया है। वहीं पर अगर पोस्ट पुराणिक पीरियड की हम बात करें तो दिस रीजन वॉज नोन बाय द नेम्स ऑफ केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि या कीरत मंडल। मतलब पोस्ट पुराणिक पीरियड जो है, पुराणों के जो समय था उसके बाद जो उत्तराखंड का जो गढ़वाल रीजन है उसे केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि या कीरत मंडल के नाम से जाना जाता था। कुछ हिस्टोरियंस हैं जैसे कि हरिराम धसमाना, भजन सिंह एंड डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। इनका ओपिनियन है कि एंशिएंट टाइम में जब हम सप्त सिंधु की बात करते हैं तो ये सप्त सिंधु और कुछ नहीं है, आज का हमारा जो गढ़भूमि या गढ़वाल है उसी को हम इंडिकेट करते हैं। मतलब जो सप्त सिंधु है वो भी आपका गढ़वाल रीजन से ही कहीं ना कहीं निकल कर आता है। उसके अलावा वैदिक टेक्स्ट में बहुत सारे केव्स को भी मेंशन किया गया है, जैसे गणेश की गुफा हो गई, नारद गुफा, नारद केव हो गए, मुचकुंद केव, व्यास केव या स्कंद केव, ये सारे ही बद्रीनाथ में लोकेटेड है जो कि आपका गढ़वाल रीजन में ही मौजूद है। सरस्वती रिवर को भी यहीं पर मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, इसी रीजन से। इसके अलावा फ्रेंड्स जो हिमालयन बेल्ट है आपका टेहरी गढ़वाल का, यहाँ पर एक वशिष्ठ केव है, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, ये एक माउंटेन पे मौजूद है। उस माउंटेन का नाम है विजन और ये माना जाता है कि जो वशिष्ठ मुनि थे वो अपनी पत्नी अरुंधति के साथ यहीं पर निवास करते थे जब श्री राम यहाँ से चले गए थे, वन को चले गए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स इस प्लेस की और भी कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे ये कहा जाता है कि जो आपका टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है आदिकाल में इसे तपोवन कहा जाता था क्योंकि इसी जगह पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। इसके अलावा फ्रेंड्स आफ्टर सुबाहु
यहाँ पर एक राजा हैं विराट, उनका उल्लेख किया जाता है, जिनकी कैपिटल विराट ग्रही जौनसर के निकट थी। और ऐसा कहा जाता है कि अभिमन्यु की शादी इन्हीं की पुत्री के साथ हुई थी, अभिमन्यु का विवाह इनकी पुत्री के साथ हुआ था। और एक बहुत ही महान कवि हैं कालिदास, इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसमें आप कह सकते हैं जो कण्वाश्रम है ये आपका मलिनी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। और अगर करंट टाइम की हम बात करें तो ये प्लेस आपका चौका घाट है। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कण्वाश्रम है, अभिज्ञान शाकुंतलम एपिक है जो, उसमें जो कण्वाश्रम है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मलिनी रिवर एंड एट प्रेजेंट दिस प्लेस कॉल्ड चौका घाट। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स कुमायूं रीजन की हम बात करेंगे। अब कुमायूं रीजन का नाम कुमायूं कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक बड़ी ही रोचक कथा है और उसके कुछ साक्ष्य भी मिले हैं आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि चंपावत तहसील पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक हिल है जिसका नाम है कानदेव। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने यहाँ पर कूर्मा अवतार लिया था, मतलब कछुए का अवतार लिया था, टोटाइस का, और 3000 सालों तक तपस्या की थी। और इसके कारण जो आप कह सकते हैं कूर्मा अवतार में भगवान ने एक ही पोस्चर में खड़े होकर के 3000 सालों तक तपस्या की थी, जिसके कारण जो फुटप्रिंट्स हैं, है ना, वो आज भी यहाँ के पत्थरों में देखे जा सकते हैं, लॉर्ड कूर्मा के जो फुटप्रिंट्स हैं। और तभी से इसका नाम कूर्मांचल पड़ गया। ठीक है, तभी से इस जगह का नाम कूर्मांचल पड़ गया। हम कह सकते हैं जो प्राकृत फॉर्म है कूर्मांचल, आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड डिटेरिएशन, ये हो गया आपका कुमू, और यही कुमू बाद में चेंज होकर के कुमायूं बन गया। तो इस तरह से जो कुमायूं नाम है इसका जन्म हुआ। प्रारंभ में हम कह सकते हैं कि केवल चंपावत के अराउंड का जो एरिया था उसे ही कुमायूं में कंसिडर किया जाता था, लेकिन बाद में आप कह सकते हैं अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, ये सारे ही कुमायूं रीजन में सम्मिलित किए गए। और आप कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम मेंशन है कुमायूं वर्ड का वो हमें मानस खंड में मिलता है, स्कंद पुराण के। स्कंद पुराण के मानस खंड में कुमायूं शब्द का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म और वायु पुराण के अकॉर्डिंग बहुत सारी जातियां हैं, जैसे कि कीरत, किन्नार, यक्षा, गांधर्वा, विद्याधर, नागा, ये इसी रीजन में रिसाइड किया करती थी। और ये किसकी हम बात कर रहे हैं, ब्रह्म और वायु पुराण के अकॉर्डिंग। महाभारत में ये मेंशन किया गया है कि कीरत, किन्नर, यक्षा, तंगवा, कुलिंदा और खास, ये सभी यहाँ पर कूर्मांचल रीजन में निवास करते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स जखन देवी टेम्पल अल्मोड़ा इस बात की पुष्टि भी करता है कि जो यक्षास हैं वो इस एरिया में प्राचीन काल से रह रहे हैं। और इसी के अलावा कुछ और साक्ष्य हैं, जैसे कि कुछ डाइटीज़ के टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, जैसे बिनाग और बिनीनाग, उसके अलावा धौलनाग, कालीनाग, पिंगाला नाग, खरहरी नाग, बासुकी नाग, ये सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो नागा ट्राइब है वो भी प्राचीन काल से कूर्मांचल रीजन में निवास कर रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स तारीख़ मुबारक शाही 1380, ऐसा कहा जाता है तारीख़ मुबारक शाही के अनुसार कि 1380 में जो दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह, उसने खातेहर के जो प्रमुख थे उनको, या आप कह सकते हैं जो रेबल चीफ्टेन थे खातेहर के, खारगू, उनको सप्रेस करने के लिए जब इन्होंने मोर्चा बांधा फिरोज शाह ने, तो इन्होंने जो खारगू थे इन्होंने कुमायूं रीजन में ही रिफ्यूजी लिया था, मतलब यहीं पर ये शरण इन्होंने ली थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं कूर्मांचल रीजन से जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे। राइट फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले अशोका का एक इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है 257 BC से 257 BC टाइम पीरियड का, जो कि कालसी में इस्टेब्लिश है। कालसी कहाँ पर है, तो देहरादून का नॉर्थ टाउन है, यमुना के कॉन्फ्लुएंस पर।
ये जो इंस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से बिलोंग करता है। कालसी इंस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर दो वर्ड मेंशन है एक्चुअली। एक वर्ड है आपका पुलिंदा और दूसरा है अपरांता। जो पुलिंदा है इट इज़ यूज्ड फॉर इट्स रेजिडेंस, जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिए पुलिंदा वर्ड यूज़ हुआ है इस इंस्क्रिप्शन में, और जो ये रीजन है पूरा इसके लिए अपरांता वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं 257 BC के अशोका के इंस्क्रिप्शन से, जो कि कालसी इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कि प्राकृत लैंग्वेज में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और पुलिंदा का मतलब है वहाँ पे रहने वाले निवासी, और अपरांता का मतलब है वो रीजन की बात की जा रही है। इसके बाद एक और इंस्क्रिप्शन है आपका प्रिंसेस ईश्वरा इंस्क्रिप्शन, जो कि लखमंडल से प्राप्त हुआ है, जौनसर बाबर देहरादून से। इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये जो किंगडम था ये यादवों का किंगडम था यमुना वैली पे, और हम कह सकते हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शन है इट इज़ फाउंड ऑन द वॉल्स इनसाइड द केव्स एट देवप्रयाग एंड कल्पनाथ। ठीक है, तो इन दो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस के अलावा कुछ और भी फाइंडिंग्स हैं, जैसे कुछ ब्रिक्स इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए हैं ईंटों पर, कुछ आप कह सकते हैं कि इंग्रेव्ड चीज़ें प्राप्त हुई हैं, फाउंड हुई हैं। कहाँ से? नैनीताल और बरवाला से, देहरादून। उसके अलावा कुछ मूर्तियां भी प्राप्त की गई हैं देवलगढ़ और कुलसारी से। त्रिशूल इंस्क्रिप्शन प्राप्त किया गया है गोपेश्वर और बाराहात से। कुशान coins belonging to the 1st and 2nd centuries have been found from मुनिकृति एंड सुमादी। मुनि किरेती और सुमादी से कुशान कॉइन्स ऑब्टेन की गई हैं, जो कि बिलोंग करती हैं 1st और 2nd सेंचुरी से। इनके अलावा कुछ और भी फाइंडिंग्स हैं, जैसे कि द इंस्क्रिप्शन ऑफ 3rd सेंचुरी हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मोरध्वज स्तूपा एंड कॉपर प्लेट्स ऑफ कार्तिकेयपुर किंग्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द प्लेस लाइक पांडुकेश्वर, कांदारा, चंपावत एंड बैजनाथ। पांडुकेश्वर, कांदारा, चंपावत एंड बैजनाथ से आप कह सकते हैं कॉपर प्लेट प्राप्त किए गए हैं कार्तिकेयपुर किंग्स के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन थे, फाइंडिंग्स थे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा एंशियंट ट्राइब्स इन उत्तराखंड। कुछ मेजर ट्राइब्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला ट्राइब है वो है कोल ट्राइब। कोल ट्राइब, अब क्रक्स हम देखेंगे यहाँ पर, ओल्डेस्ट ट्राइब माना जाता है इन्हें उत्तराखंड से, और बहुत सारे लिटरेचर्स इस बात का दावा करते हैं कि जो कोल ट्राइब्स हैं दे आर अपोजिट टू द आर्यंस इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल फीचर्स। अगली अपीयरेंस है इनका, जैसे कि अगर अपीयरेंस की हम बात करें तो दे आर जनरली शॉर्ट स्टैचर, डार्क कॉम्प्लेक्शन, फ्लैट नोज, थिक लिप्स एंड कर्ली हेयर्स। ये इनका अपीयरेंस था। कोल ट्राइब का डिस्क्रिप्शन जो है ये एंशियंट लिटरेरी टेक्स्ट मुंड और शाबर में भी हमें मिलता है, और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये बाणभट्ट और कालिदास के वर्क्स में भी डिस्क्राइब किया गया है। और आज ये माना जाता है कि उत्तराखंड के जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो निचली जातियाँ आज भी निवास कर रही हैं उत्तराखंड में, वो कहीं ना कहीं कोल ट्राइब्स की ही डिसेंडेंट मानी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन था। एग्रीकल्चर के साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री भी ये प्रैक्टिस किया करते थे। एलिफेंट, हॉर्सेस, डॉग्स, इनके अलावा चिकन, पिकॉक, बीज इत्यादि से भी ये परिचित थे और एग्रीकल्चर में इनका यूज़ करते थे। अगर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की हम बात करें तो दे आर मेड अप फ्रॉम स्टोन, वुड और बैम्बू। बेसिकली इनके जो एग्रीकल्चर या कृषि के औजार थे वो स्टोन, वुड और बैम्बू के बने होते थे। मेन एक्टिविटीज़ की बात करें तो डांसिंग, म्यूजिक एंड ड्रिंकिंग, ये इनकी मेन एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुमार कुमारी गृहा ये एक इंपॉर्टेंट कस्टम था कोल ट्राइब का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुमार कुमारी गृहा। बहुत सारी देवी देवताओं की ये पूजा करते थे, नेचर की वर्शिप भी करते थे, ट्रीज़ की पूजा करते थे। और बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मत है, बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये इतिहासकारों का ओपिनियन है कि विष्णु भगवान की जो 10 अवतार हैं उनमें मत्स्य, कूर्मा, वराह और नरसिम्हा अवतार, ये जो 4 अवतार हैं ये कोल ट्राइब के द्वारा ही दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्रक्स था कोल ट्राइब का। इसके बाद फ्रेंड जो अगला इंपॉर्टेंट ट्राइब आता है हमारा वो आता है किरात ट्राइब। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो सप्त सिंधु है एंशियंट टेक्स्ट में, जो सप्त सिंधु वर्ड मेंशन किया जाता है वो आज के टाइम का उत्तराखंड का जो गढ़वाल रीजन है उसके लिए प्रयुक्त होता है। अगर ऐसा है तो जो किरात ट्राइब है दे बिलोंग टू द आर्यन कास्ट। ठीक है, आर्या जो जाति थी उससे बिलोंग करते हैं इस साक्ष्य से। वैदिक पीरियड में ऐसा बोला जाता है कि जो आर्यंस हैं दे केम आउट ऑफ देयर नेटिव लैंड उत्तराखंड एंड स्टार्टेड गोइंग टू ऑल द 4 डायरेक्शंस। And for the spread of Aryan civilization, most of these Aryan scholars and churches went to different places of India and world, chanting the heroic hymns, Karinvanto, Vishwa Mariam,
and it was not possible for all the people here to go out. Those Aryans who stayed in their native land and were later called किरात. मतलब जो लोग बाहर निकल गए उन्हें आर्यन कहा गया, और जो नेटिव लैंड में रह गए उन्हीं ट्राइब्स को आज हम किरात नाम से जानते हैं. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी किरात ट्राइब्स के बारे में. किरात जो किरात कास्ट है, ध्यान रखिएगा, दे आर पैस्टोरलिस्ट एंड हंटर्स, मतलब शिकार करते थे या पशुपालन बेसिकली करते थे. जो पशुओं का आप कह सकते हैं पालते थे, उनके लिए चारे का बंदोबस्त करते थे. तो ऐसे पीपल थे और ट्राइबल पीपल थे बेसिकली, जो शीप्स थे उनको फीडिंग का काम करते थे और अपनी पूरी बॉडी को ब्लैक ब्लैंकेट से कवर रखते थे. ठीक है, अब किरात ट्राइब का जो डिस्क्रिप्शन है, इनका जो वर्णन है, ये पुराणों में भी मिलता है किरात ट्राइब के बारे में, और साथ ही साथ कुछ फॉरेन राइटर्स के इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर भी हमें किरात ट्राइब के बारे में पता चलता है. किरात ट्राइब के ही कुछ इंपॉर्टेंट अदर नाम भी हैं, दूसरे नाम भी हैं, जैसे किर भी किरात ट्राइब को ही डिनोट करते हैं. किन्नर, किर पुरुष, ये सभी किरात ट्राइब के ही नाम हैं. केदार खंड जो है आपका स्कंद पुराण का, उसमें जो किरात हैं दे आर एड्रेस्ड टू बाय द वर्ल्ड भिल्ला. ठीक है, किरात ट्राइब के लिए जो स्कंद पुराण में केदार खंड है उसमें इनको भिल्ला वर्ड से डिनोट किया गया है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा. ऐसा कहा जाता है कि किरात ट्राइब से पहले इस रीजन में कोल ट्राइब का निवास था, लेकिन जो किरात थे इन्होंने कोल ट्राइब जो थे उनके लोगों को भगा दिया और उनके प्लेस पर ये निवास करने लगे. और आप कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में किरात पीपल जो थे या किरात ट्राइब के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं कोल लोगों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस में भी शामिल थे. मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी इन लोगों ने बनाए थे आपस में. मैट्रिमोनियल रिलेशंस का मतलब होता है वैवाहिक रिश्ते. ठीक है, अगर करंट प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो जो किरात ट्राइब के डिसेंडेंट्स हैं उत्तराखंड में, वो आपके तराई भाबर रीजन में मिलते हैं, मुंशियारी कापकोट रीजन में मिलते हैं, बागेश्वर में, टनकपुर रीजन में मिलते हैं, अस्कोट आप कह सकते हैं रीजन है, टू द बैंक एंड द लैंड एरिया अप टू द घाट ऑफ रिवर काली फ्रॉम द कर्णप्रयाग टू द्वारहाट. और हम कह सकते हैं कि इस पूरी वैली में हर जगह ये लोग निवास करते हैं. इनके डिसेंडेंट्स माना जाता है कि जो भी लोग निवास कर रहे हैं वो इन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं. किरात ट्राइब को कई बार मंगोल ट्राइब से भी रिलेट किया जाता है. ठीक है, तो फ्रेंड्स से जो किरात ट्राइब थे दे वर बेसिकली हर्डर्स, मतलब ये ऐसे चरवाहे थे जो सीजन के अकॉर्डिंग अपना हैबिटेट बदलते थे जानवरों को लेकर के. ठीक है, कि अगर ठंड कहीं पर ज़्यादा पड़ रही है तो ऐसे स्थान पर चले जाते थे जानवरों को लेकर के जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती थी या पर जहाँ पर उनको चारा उपलब्ध हो जाता था, और वापस जब चारा खत्म हो जाता था तो ये अपने नेटिव प्लेस पे वापस आ जाया करते थे. मेन एनिमल्स की बात करें किरात ट्राइब की तो ध्यान रखिएगा शीप और गोट, क्योंकि ये नोमैडिक हर्डर्स थे तो हम कह सकते हैं शीप एंड गोट जो थे वो इनके मेन एनिमल्स थे. एनिमल हस्बेंड्री और हंटिंग के अलावा जो किरात ट्राइब थी ये वीट, बार्ले और फूड ग्रेन्स को भी प्रोड्यूस करते थे, मतलब एग्रीकल्चर भी करते थे. जॉइंट फैमिली सिस्टम में बिलीव करते थे, बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था इनके टाइम पर. इनका जो जीवन था बहुत ज़्यादा रिलीजियस था और पॉलिथिज्म के सपोर्टर थे. ये पूजा करते थे भगवान शिव की, और भूतों के भी एग्जिस्टेंस पर इनका यकीन था. भूतों को ये इनका मानना था कि जो भूत पिशाच होते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, इसके बाद फ्रेंड जो अगली इंपॉर्टेंट ट्राइब है वो हमारी है खास ट्राइब. तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्रक्स जो है ये मैं आपको बताऊंगा. जैसे कि अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो हिमालयन रीजन के जो इनहेबिटेंट्स हैं, हिमालयाज में जो रिसाइड करते हैं उनको हम रिलेट करते हैं खास ट्राइब से. एंशियंट टाइम पे जो ट्राइब था ये ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़े एक विस्तृत भूभाग पर ये फैला हुआ था. जैसे कि जो हमारा पठारी रीजन है, सदर्न पठारी रीजन, सदर्न प्लेटू रीजन, वहाँ पर भी इस ट्राइब के एविडेंसेस मिले हैं. एंशियंट राइटिंग्स की बात करें फ्रॉम गढ़वाल एंड कुमायूं रीजन, तो कनिंगम ये एस्टिमेट करते हैं कि मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे राजपाल विक्रम, उनको मारा गया था शाकादित्य के द्वारा. शाकादित्य आपके उत्तराखंड में राजा थे उतने टाइम पर, 2nd सेंचुरी BC की हम बात कर रहे हैं. तो इस पॉइंट से निष्कर्ष निकाला जाता है कि 2nd और 3rd सेंचुरी से पहले आप कह सकते हैं जो विक्रम मेरा था उससे पहले जो शाका कास्ट था वो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में निवास करता होगा, तभी शाकादित्य ने राजपाल विक्रम का वध किया था. उसके बाद फ्रेंड्स खास ट्राइब से पहले, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उत्तराखंड में किरात का रूल था. किरात से पहले कोल का रूल था.
कोल को रिप्लेस करके किरात आए और किरात की सुजर्निटी समाप्त की थी खास ट्राइब ने और यहाँ पर अपनी सुजर्निटी को इस्टेब्लिश किया था। खास ट्राइब का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत सारे टेक्स्ट में हमें मिलता है, जैसे कि कुछ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट की हम बात करें तो महाभारत, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, वृहत संहिता और कुछ फॉरेन राइटर्स के भी वर्क्स हैं जैसे कि पिटोलमी, प्लिनी, अल्बरूनी, इनके जो वर्क्स हैं इसमें वहाँ पर भी खास ट्राइब के बारे में उल्लेख किया गया है। महाभारत का जो सभा पर्व है वो इस बात की पुष्टि करता है कि जो खास ट्राइब मतलब महाभारत का जो सभा पर्व है वो खास ट्राइब का उल्लेख करता है और ये महाभारत से हमें पता चलता है कि जो खास ट्राइब के लोग थे वो महाभारत के युद्ध में कौरव की तरफ से पांडवों के अगेंस्ट में लड़े थे। मतलब आपको पता होगा जो महाभारत का बैटल था वो दो पार्टीज के बीच में होता, पांडव और कौरव। जो पांडव थे वो अर्जुन की टीम थी, जो कौरव थे वो दुर्योधन की टीम थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो खास ट्राइब के लोग थे वो दुर्योधन के साइड से लड़े थे पांडवों के अगेंस्ट में। महाभारत के अलावा ये खास ट्राइब का मेंशन हमें मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, वृहत संहिता, काव्य मीमांसा जो कि राजशेखर के द्वारा लिखी गई है यहाँ पर उल्लेख मिलता है इनका। और ऐसा कहा जाता है इन सभी रचनाओं को पढ़ने से ये हमें पता चलता है कि जो खास ट्राइब के लोग हैं दे आर द स्टोन एज योगीज हु लिव्ड ऑन द माउंटेन्स एंड द वन हु लिव्ड इन द बैम्बू फॉरेस्ट। वृहत संहिता में खास ट्राइब के बारे में उल्लेख किया जाता है और इसके अलावा ये कहा जाता है कि तंगा, कुलूत, सनिर्धरा, वनस्त्रा और ब्रह्मपुर, कौनिंद, इन सभी जगहों पर इन सभी रीजन्स पर खास ट्राइब का मतलब यहाँ पर रिसाइड करते थे। खास ट्राइब की जो सोशल लाइफ थी, ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी। कास्ट डिस्टिंक्शन जो था वो प्रेवलेंट नहीं था। मतलब जो कास्ट डिस्टिंक्शन था, जो जाति व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट यहाँ पर नहीं थी। इनके कोल और किरात ट्राइब के साथ भी अच्छे रिलेशंस थे, कॉर्डियल रिलेशंस थे। 1885 में ब्रिटिश एरा के टाइम पर खास ट्राइब को शूद्र क्लास में इंक्लूड किया गया था। जो शूद्र क्लास है उसमें खास ट्राइब को इंक्लूड किया गया था 1885 में ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। 1885 में ही आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी, आप सभी को पता होगा। बहुत सारे सोशल कस्टम इनके बीच में प्रेवलेंट थे खास ट्राइब में, जैसे कि आपका घर जवाई हो गया, झंतून हो गया, झतेला, तेकुआ, ये सारे सोशल कस्टम्स प्रेवलेंट थे किनमें, खास ट्राइब में। इसके बाद फ्रेंड्स अगली ट्राइब है हमारी भूतांत्रिक ट्राइब और शौकिया ट्राइब। भूतांत्रिक और शौकिया ट्राइब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि माउंटेन केव्स में ये निवास करते थे बेसिकली, है ना। बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव ट्राइब्स थे उत्तराखंड के, माउंटेन केव्स में वे ये निवास करते थे। फिजिकल अपीयरेंस के आधार की अगर हम बात करें तो इन्हें किरात ट्राइब से आइडेंटिफाई किया जाता है। जो किरात ट्राइब के लोग थे ठीक उन्हीं की तरह इनका भी फिजिकल अपीयरेंस था। और किरात ट्राइब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि दे आर सिमिलर टू द मंगोल ट्राइब। तो हम कह सकते हैं कि जो भूतांत्रिक या शौका ट्राइब है ये भी मंगोल ट्राइब से ही सिमिलरिटी दर्शाते हैं। उत्तराखंड के ये पूरे रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन जो इनका बहुतायत में कहाँ पाए जाते हैं या बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट कहाँ पर हैं, तो उत्तराखंड में चामोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इन जिलों में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि इनका जो प्रेजेंस है वो पूरे उत्तराखंड में हमें मिलता है। भूतांत्रिक ट्राइब, ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे जो वर्क थे या इनका जो बहुत सारे कस्टम्स थे वो इंडो तिब्बतियन जो एडजॉइनिंग एरिया है वहाँ पर ये परफॉर्म किया करते थे। भूतांत्रिक या शौकास ट्राइब जो है दे आर नोन एज अ ट्रेडिंग ट्राइब सिंस एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल से इन्हें ट्रेडिंग ट्राइब के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिए। भूतिया जो ट्राइब में भूतिया वर्ड है इसका ओरिजिन माना जाता है भूत वर्ड से, और जिसका मतलब होता है तिब्बत। भूतिया का आप कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ है तिब्बतियन। भूतियाज भूतांत्रिक जो ट्राइब है इनके कुछ और नाम भी हैं, जैसे आपका शौका हो गया, तोलचा हो गया और मार्चा हो गया। ये भी आप इनको संबोधित किया जाता है भूतिया और भूतांत्रिक ट्राइब्स को इन नामों से। उसके बाद फ्रेंड्स जो भूतिया ट्राइब है इसको बेसिकली 6 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो क्लासिफिकेशन है इसका 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन वो है आपका शौका, जोहारी, दारमिया, टोलचा, मार्चा और जड। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो दारमिया क्लासिफिकेशन है या फिर जो दारमिया क्लास है ये आपका रिसाइड करता था व्यास, चौदास, धौली, बेसिकली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद अगर हम शौकास की बात करें तो शौकास
गंगा, काली और गोरी रिवर की जो वैली है उसमें रिसाइड किया करते थे। उसके बाद जो जोहारी आप कह सकते हैं क्लास है, ये बेसिकली जोहर मुंशियारी परगना में रिसाइड करता था। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो हम मार्चा देखते हैं क्लासिफिकेशन, ये बेसिकली चामोली डिस्ट्रिक्ट के प्रिमिटिव ट्राइब थे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो विष्णु गंगा रिवर वैली है उसमें ये निवास करते थे। उसी तरह अगर धौली वैली की बात करें, धौली गंगा रिवर की, तो उसमें निवास करने वाली जो ट्राइब थी वो थी आपकी तौलचा, और जो जड ट्राइब थी ये आपकी भागीरथी वैली में निवास करती थी, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है। अगर बहुत ज़्यादा डीप में भी आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछ दिया जाएगा कि जो शौका हैं ये कहाँ पर रिसाइड करते थे, या जो दारमिया हैं ये कहाँ पर निवास करते थे। तो ये सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। भूतांत्रिक शौका ट्राइब के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, जैसे कि ये पीस लविंग ट्राइब्स हैं। बेसिकली इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड था। 1962 तक ये दोनों थे इनके मेन ऑक्यूपेशन में। आफ्टर द 1962 हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड वाला पोर्शन है वो हटा करके इनका एनिमल हस्बेंड्री मेन ऑक्यूपेशन बच जाता है। पीस लविंग ट्राइब हैं तो मतलब वॉर्स में यकीन नहीं रखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड में ही ये प्रसन्न रहते थे। उसके बाद फ्रेंड्स ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जब तिब्बतियन ट्रेड समाप्त हो गया 1962 के बाद, तो एनिमल हस्बेंड्री उनका मेन ऑक्यूपेशन बन के रह गया। एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली शीप, गोट्स, जब्बू काउस, तिब्बतियन डॉग्स एंड हॉर्सेस ये इनके मेन एनिमल्स थे। वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप एंड गोट्स वॉज द मेन आइटम ऑफ देयर लिवलीहुड। ठीक है, शीप और गोट के जो द्वारा ऊन होती हैं, उनके खाल से जो ऊन निकाली जाती है, ये इनका आप कह सकते हैं मुख्य सामग्री थी लिवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला ट्राइब है वो है आपका कुनिंदा एंड योद्धा ट्राइब। कुनिंदा आप कह सकते हैं, पहले हम लोग कुनिंदा ट्राइब के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिकली जो कुनिंद ट्राइब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग योद्धा ट्राइब के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड में जो पहला पॉलिटिकल पावर था वो आपका कुनिंद ट्राइब का ही था, और हम कह सकते हैं उत्तराखंड के जो हिल एरियाज हैं उसमें रूल कर रहे थे 3rd to 4th सेंचुरी AD तक। अशोका के इंस्क्रिप्शन जो हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है, जो कि आप कह सकते हैं कालसी से प्राप्त हुए हैं। अशोका के इंस्क्रिप्शन, कालसी कहाँ पर है, तो इट इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड टोन्स रिवर नियर देहरादून। ये बात हम लोगों ने पहले भी की है। तो इसी इंस्क्रिप्शन में 2 वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, पुलिंदा और अपरांता, जिसमें पुलिंदा मैंने बताया था रेजिडेंट्स के लिए यूज होता था, और जो अपरांता तो उस पूरे रीजन को दर्शाता था। तो इसी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि जो कुनिंदा थे दे वर द प्राइमरी फ्यूडिटरीज ऑफ द मौर्य। जो मौर्य डायनेस्टी है उसके फ्यूडिटरी यही आपके कुनिंदा डायनेस्टी के लोग थे। फेमस जियोग्राफर पिटालमी हैड डिस्क्राइब द कुलेंद्रा पीपल यूज टू लिव इन द अपर रीजन्स ऑफ व्यास गंगा एंड यमुना इन द 2nd सेंचुरी BC। पिटालमी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो कुनिंदा लोग हैं, या जो इन्हीं को बोला जाता है कुलेंद्र पीपल, जो कुलेंद्र पीपल हैं ये आपके व्यास गंगा यमुना के अपर रीचेज में 2nd सेंचुरी BC में निवास किया करते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स कुनिंदा डायनेस्टी का जो सबसे पावरफुल रूलर था वो था आपका अमोघ भूति। सिल्वर और कॉपर कॉइन्स से प्राप्त किए गए हैं व्यास रिवर, या आप कह सकते हैं पश्चिम में व्यास से अलकनंदा तक और दक्षिण में सुनेत से बेहात रिवर तक सिल्वर और जो कॉपर कॉइन्स मिले हैं उसमें कुछ इंग्रेव्ड है, कुछ चीज़ें इंग्रेव्ड हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि वो अमोघ भूति से बिलोंग करते हैं वो सिक्के। अब क्या चीज़ें इंग्रेव्ड हैं, कौन सी मार्किंग है, तो आप कह सकते हैं पाड़ा देवी उस पर इंस्क्राइब्ड है, साथ ही साथ फ्रंट साइड में डियर इंस्क्राइब्ड है, और प्राकृत में ये भी लिखा हुआ है कॉइन्स के ऊपर राज्ञा कुनिंदाज अमोघ भूतिज महाराजास। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि जो कॉइन्स मिले हैं सिल्वर और कॉपर के वो आपके अमोघ भूति से ही बिलोंग करते हैं। अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात 1st सेंचुरी BC में उस पूरे रीजन पर शाका का कंट्रोल आ गया था। और इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है, तो आप कह सकते हैं कि जो कुमाऊनी रीजन है हमारा उसमें जो सन फिगराइंस और जो सन टेम्पल्स मौजूद हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि आफ्टर अमोघ भूति, या फिर हम कह सकते हैं कि कुनिंदा डायनेस्टी के बाद जो शाका डायनेस्टी उसका आधिपत्य इस रीजन पर हो गया था। एक बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल भी वहाँ पर मौजूद है जिसका नाम आपको याद रखना होगा, कतारमल सन टेम्पल। ये आपका लोकेटेड है कोसी के निकट अल्मोड़ा में, ध्यान रखिएगा। द नेम्स ऑफ द किंग्स लाइक असेक, गोमित्रा, हरदा दत्ता, शिव दत्ता आर द इंस्क्राइब्ड ऑन द कुनिंदास कॉइन फाउंड फ्रॉम द अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से जो कुनिंदा कॉइन मिले हैं उनमें इन किंग्स के नाम मेंशन है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया।
शाका के बाद आप कह सकते हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी कुषाण जो थे वो इस रीजन पर अपना कब्जा कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले कुनिंदा थे, कुनिंदा के बाद आप कह सकते हैं शाका है उसी रीजन पर, और शाका के बाद आप कह सकते हैं कि जो कुषाण डायनेस्टी है उसने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। और इस बात की पुष्टि हमें कहाँ से मिलती है, तो हम कह सकते हैं सम कुशाना पीरियड रिमेन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम वीरभद्रा ऋषिकेश, मोरद्वाजा नियर कोटद्वार एंड गोविशन काशीपुर। And at the time of the fall of Kushana, some new dynasties such as Govishan, Kasipur, Kalsi and Lakmandar were established here, and they ruled along with the Kuninda dynasty over some areas. उसके बाद फ्रेंड्स योद्धा जो डायनेस्टी है, योद्धा ट्राइब है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो योद्धा रूलर्स की जो क्वाइंस हैं, और योद्धा को रूलर्स कौन है, दे आर कंटेम्प्रेरी टू द रूलर्स ऑफ कुनिंदाज। मतलब जो कुनिंदा रूलर्स हैं उन्हीं के कंटेम्प्रेरी हैं आपके योद्धा रूलर्स। और इनके जो क्वाइंस हैं ये कहाँ कहाँ से हमें मिले हैं, तो आप कह सकते हैं जौनसर बाबर देहरादून रीजन, या फिर कलून दांदा पौरी रीजन। और इन क्वाइंस से इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ पर योद्धा रूलर्स का आधिपत्य था। योद्धास प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रशिंग द कुशाना। ध्यान रखिएगा, कुषाण जो डायनेस्टी थी जो इस बाद में एस्टेब्लिश हुई थी, उसको क्रश करने में या उसको दबाने में सबसे बड़ा रोल आपका योद्धा रूलर्स का ही था। इसके बाद फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बदवाल यज्ञ वेदिका 3rd सेंचुरी में शिलावर्मन के द्वारा बनवाई गई थी। शिलावर्मन आप कह सकते हैं कुनिंदा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि कुनिंदा डायनेस्टी के रूलर हैं, और कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये योद्धा डायनेस्टी के रूलर हैं, जो शिलावर्मन है जिन्होंने 3rd सेंचुरी में बदवाला यज्ञ वेदिका को बनवाया था। कुछ हिस्टोरियंस की माने तो जो कुनिंदास थे उन्होंने एक स्टेट इस्टेब्लिश किया था जिसको कार्तरीपुर के नाम से जाना गया। और कार्तरीपुर जो स्टेट था उसमें करंट टाइम प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रोहिलखंड शामिल था। मतलब उस टाइम पर जो कार्तरीपुर इस्टेब्लिश किया गया था उसमें आपका आज का उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का जो ऊपरी पार्ट है वो शामिल था। प्रयाग इंस्क्रिप्शन जो था समुद्रगुप्त का, वो इस बात की पुष्टि करता है कि जो कार्तरीपुर स्टेट है ये सबऑर्डिनेट था गुप्ता एम्पायर का। और इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 5th सेंचुरी नागाज जो थे दे इंडेड द पावर ऑफ द कुनिंदा डायनेस्टी ऑफ कार्तरीपुर एंड कैप्चर्ड उत्तराखंड। सेकेंड हाफ ऑफ 6th सेंचुरी में जो मौखारी डायनेस्टी थी कन्नौज की, उसने नागा डायनेस्टी को उसके पावर को डिमोलिश कर दिया और उत्तराखंड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मतलब जो कुनिंदा डायनेस्टी थी आप कह सकते हैं कि कुनिंदा डायनेस्टी को एक तरीके से डिमोलिश किया गया मौखारी डायनेस्टी के द्वारा, और कुनिंदा डायनेस्टी को एक डिमोलिश किया गया आप कह सकते हैं नागा डायनेस्टी के द्वारा। और जो नागा डायनेस्टी थे उनके पावर को इंड किया गया मौखारी डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, तो जो मौखारी डायनेस्टी थी अब उसका फाइनली उत्तराखंड पर आधिपत्य हो गया है। मौखारी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था गृहवर्मन। उसकी हत्या के बाद, उसके मर्डर के बाद जो मौखारी किंगडम था वो उसी के ब्रदर इन लॉ के हैंड पर चला गया, जो कि आपका हर्षवर्धन था, एंड ही वॉज द रूलर ऑफ थानेश्वर। एंड देयर इज अ मेंशन ऑफ हर्षवर्धन मैरिंग अ प्रिंसेस बिलोंगिंग टू द माउंटेन्स। जो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी उसमें भी मेंशन है कि मतलब उसमें उन सारे लोगों का मेंशन किया गया है जो हर्षवर्धन के कार्यकाल में उत्तराखंड में विजिट किए थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जो ट्रैवलर्स हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स उनकी हैं, जैसे कि चाइनीज ट्रैवलर अगर हुएनसंग की बात करें, हु विजिटेड ड्यूरिंग द हर्षवर्धन रेंज वेंट टू द पोलिहिमोपुलू मतलब ब्रह्मपुर किंगडम ऑफ द हिमालयस विच वॉज फेमस फॉर बुद्धिज्म एंड वॉज अंडर द रेन ऑफ हर्षा। He was mentioned that there are 5 Buddhist viharas there. Huensang writes about Haridwar that the city there is a city called Haridwar on the bank of Bhagirathi river which is about 20 ली, Chinese measurement unit है ली। तो कहा जा रहा है कि जो भागीरथी रिवर है उससे 20 ली की दूरी पर हरिद्वार मौजूद है। और ये चीज़ कौन बता रहे हैं, ये चीज़ बता रहे हैं हुएनसंग की जो राइटिंग्स हैं उससे हमें ये पता चलता है। 6th सेंचुरी में ही जो ब्रह्मपुर है इट वॉज रूल्ड बाय पौरावा डायनेस्टी। द नेम्स ऑफ विष्णुवर्मन प्रथम, विष्णुवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन एंड विष्णुवर्मन सेकेंड आर द प्रोमिनेंट अमंग्स द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। मतलब जो आपकी पौवारा डायनेस्टी है उसके ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं।